नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मारक एजुकेशन पे। आज मैं आपके सामने भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके आया हूँ। शुरू कर रहे हैं अपने सीरीज। इस सीरीज में अपन भारत के संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अपन टॉपिक पढ़ेंगे। उन टॉपिक से संबंधित जितने भी पिछले सालों में आए हुए जो प्रश्न हैं वो प्रश्न अपन पढ़ेंगे। कंटिन्यू जो है वो अपन ये सीरीज रखेंगे और ये जो सीरीज है आने वाले एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, आने वाले रेलवे में जितने भी एग्जाम हैं, उनके लिए दोस्तों ये सीरीज बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी। आज जो इस सीरीज का मैं आपके सामने पहला टॉपिक लेके आया हूँ वो पहला टॉपिक है भारत के संविधान की प्रस्तावना। जितने भी आप एग्जाम देते हो, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, चाहे वो एग्जाम रेलवे का हो, चाहे या फिर मैं आपसे कहूँ वो एग्जाम आरपीएससी का एग्जाम हो, एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको निश्चित तौर से देखने को मिलते हैं। और वो किस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। भारत के संविधान की प्रस्तावना के एक एक पहलू पे अपन चर्चा करेंगे, एक एक पहलू को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और इसका जो नेक्स्ट आपके सामने वीडियो रहेगा, यानी जो अगला वीडियो रहेगा, उसमें इससे जितने भी संबंधित पूछे गए प्रश्न हैं आज तक वो अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। अंत तक दोस्तों इस क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है, जैसे मैंने अभी थंबनेल में कहा, आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना अपना टॉपिक है। इसी प्रस्तावना को और क्या कहा जाता है? इसी प्रस्तावना को कहा जाता है उद्देशिका। इसी प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टॉपिक का अपने सामने नाम क्या हो गया? टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक अपने सामने हो गया भारत के संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव, या इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। अब देखिए, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, सबसे पहला प्रश्न तो पूछा जाता है ये प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई? तो दोस्तों प्रस्तावना ली गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा किस देश के संविधान से ली गई? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब बात आती है ये जो प्रस्तावना है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने किसके द्वारा रखे गए थे? तो आप याद करिए, संविधान सभा की तीसरी बैठक है। और जो संविधान सभा की थर्ड बैठक होती है, तीसरी बैठक होती है, ये तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। और इसी संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर पंडित नेहरू के द्वारा भारत के संविधान सभा के सामने एक डॉक्यूमेंट रखा गया, एक दस्तावेज रखा गया। और जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज रखा गया था उस दस्तावेज का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। अब आप पूछोगे ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे? तो वर्तमान की जो संविधान की प्रस्तावना है यही उस समय के उद्देश्य प्रस्ताव थे, रखे गए पंडित नेहरू के द्वारा। लेकिन संविधान सभा के द्वारा ऐसे डॉक्यूमेंट को स्वीकार कब किया गया? तो स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, जब पंडित नेहरू के द्वारा रखे गए। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के अप्रत्यक्ष जो जनक होंगे, ये अप्रत्यक्ष जनक भी कौन होंगे? पंडित नेहरू होंगे। ये तो बातें थी संविधान सभा के अंदर रखने से संबंधित
किसको रखने से संबंधित, प्रस्तावना को रखने से संबंधित बातें थी जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। अब देखिए भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना जो है शुरू किन शब्दों से होती है। तो प्रस्तावना शुरू होती है डियर स्टूडेंट हम भारत के लोग से। प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को, हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को एक संप्रभु सत्ता। अब देखिए पहली ही लाइन लिखी मैंने, हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, यहाँ से कितने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली तो बात ये कि ये जो हम भारत के लोग हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए। तो हम भारत के लोग जो है ये ले लिए गए अमेरिका के संविधान से। हम भारत के लोग, ये लाइन कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई। अब क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना शुरू किन शब्दों से हुई। तो प्रस्तावना शुरू तो हो गई हम भारत के लोग से शुरू हो गई। अब दूसरा प्रश्न अपने सामने बनता है कि प्रस्तावना में भारत जैसे शब्द, प्रस्तावना में भारत जैसे शब्द जो है वो भारत जैसे शब्द कितनी बार अपने को मिलते हैं। तो एक लाइन के अंदर 2 बार मिले, और जब आप पूरी प्रस्तावना पढ़ोगे तो पूरी प्रस्तावना में भी अपने को ये जो शब्द मिलते हैं ये केवल और केवल 2 ही बार शब्द मिलते हैं। फिर इसी लाइन के अंदर देखिए प्रश्न कौन सा बनता है, हम भारत के लोग। तो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कौन सा, कि भारत के संविधान में भारत की जो वास्तविक शक्ति है या जो वास्तविक शक्ति का स्रोत है, ये वास्तविक शक्ति किन में निहित है। तो भारत की वास्तविक शक्ति जो है वो जनता में निहित है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि प्रस्तावना में जनता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रस्तावना में जनता शब्द की जगह लोगों जो है, या मैं ये कहूँ लोग शब्द जो है वो उसका प्रयोग किया गया। तो एक ही लाइन थी अपने सामने, और एक लाइन में देखिए कितने प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है, दूसरा प्रश्न भारत जैसे शब्द कितनी बार मिलते हैं ये बनता है। भारत की वास्तविक शक्ति का स्रोत किसे माना गया, जनता माना गया। लेकिन जनता जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लोग शब्द कह के जो है इसे पुकारा गया, या लोग शब्द का प्रयोग किया गया भारत के संविधान की प्रस्तावना में। अब देखिए इसके बाद क्या शब्द मिलता है, हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को एक, और संपूर्ण भारत को एक संप्रभु संपन्न, संप्रभु संपन्न, संप्रभु संपन्न। फिर कहते हैं समाजवाद, संप्रभु संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष। फिर कहता है लोकतंत्र, फिर कहता है लोकतंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य, गणराज्य बनाने के लिए। तो अब ये देखिए प्रस्तावना में आगे जो अपने को शब्द मिले वो कौन से मिले, संप्रभु संपन्न, संप्रभु संपन्न। उसके बाद शब्द मिलता है समाजवाद, समाजवाद के बाद शब्द मिलता है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बाद शब्द मिलता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र के बाद शब्द मिलता है गणराज्य। तो दोस्तों एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को आप क्रम के अनुसार जमाइए, यानी आपको सीक्वेंस के अनुसार जमाने का कहा जाता है। तो 1 नंबर पे शब्द आता है संप्रभु संपन्न, 2 नंबर पे शब्द आता है समाजवाद, 3 नंबर पे शब्द आता है पंथ निरपेक्ष, 4 नंबर पे जो शब्द आता है वो आता है लोकतंत्र, और 5 नंबर पे जो शब्द आता है वो आता है गणराज्य। तो सीक्वेंस में भी पूछा जाए तो सीक्वेंस में भी इस प्रकार इनका जो है क्रम रहेगा।
उसके बाद देखिए प्रस्तावना क्या कहती है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को। उसके बाद अपने को बात करती है प्रस्तावना न्याय की बात करती है। अब पूछा जाता है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय अपने को मिलते हैं, तो दोस्तों प्रस्तावना में अपने को मिलते हैं 3 प्रकार के न्याय। 3 प्रकार के न्याय देखिए कौन कौन से मिलते हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनका भी क्रम किस प्रकार है, इनका भी क्रम इस प्रकार है, पहले मिलती है अपने को सामाजिक, उसके बाद में आर्थिक और उसके बाद कौन से न्याय की बात मिलती है, राजनीतिक न्याय की बात मिलती है। तो 3 प्रकार के दोस्तों न्याय मिलते हैं और ये 3 प्रकार के न्याय जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए, ये लिए गए हैं सोवियत संघ से। सोवियत संघ से लिए गए हैं। सोवियत संघ यानी कहाँ से लिए गए, तो दोस्तों ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। तो कभी ये भी प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तावना में 3 प्रकार का जो न्याय है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और जो आर्थिक न्याय है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। आगे देखिए प्रस्तावना क्या कहती है, आगे प्रस्तावना बात करती है और वो करती है स्वतंत्रता की बात। आगे प्रस्तावना में अपने को क्या मिलता है, तो प्रस्तावना में आगे अपने को मिलती है न्याय के बाद स्वतंत्रता मिलती है। न्याय के बाद अपने को स्वतंत्रता मिलती है और स्वतंत्रता देखिए कितने प्रकार की अपने को मिलती है, तो दोस्तों स्वतंत्रता मिलती है 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी, विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और उपासना। तो पूछा जाए कि कितने प्रकार के न्याय अपने को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में मिलती है, तो स्वतंत्रता मिलती है 5 प्रकार की। सीक्वेंस इनका क्या रहता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, तो अपने को मिल गई 5 प्रकार की स्वतंत्रता। आगे प्रस्तावना किसकी बात करती है, आगे प्रस्तावना बात करती है समता की बात करती है। समता की बात करती है। ये जो समता है या समानता कितने प्रकार की है, ये समता या समानता अपने को मिलती है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। तो यानी पूछा जाए कि समता जो है ये कितने प्रकार की मिलती है, तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता अपने को मिलती है। आगे प्रस्तावना क्या कहती है, आगे प्रस्तावना करती है बात एकता, अखंडता और बंधुत्व की बात। एकता, अखंडता और बंधुत्व की बात करती है। एकता, अखंडता और बंधुत्व की बात करती है। एकता, अखंडता और बंधुत्व की बात करती है। तो देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक एक अपन शब्द पढ़ रहे हैं, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ, रूस से लिया गया। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पूछा जाए समता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। आगे बात करती है एकता, अखंडता और बंधुत्व की बात करती है। आगे देखिए प्रस्तावना क्या कहती है।
आगे प्रस्तावना कहती है दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर, संकल्प होकर आज दिनांक, दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक, आज दिनांक 26 नवंबर, आज दिनांक 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सप्तमी विक्रमी संवत 2006, विक्रमी संवत 2006, विक्रमी संवत 2006, संवत 2006 को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया जाता है, अंगीकार किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है, अंगीकार अधिनियमित किया गया, अंगीकार अधिनियमित और आत्माप्रीत किया गया, और आत्माप्रीत किया गया, आत्माप्रीत किया गया, आत्माप्रीत किया। तो अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न कौन सा पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को, भारत के संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब जो है वो अंगीकार किया गया। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। जब भी आपसे पूछे कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया, आत्माप्रीत किया गया, लागू किया गया, तो ऐसी बात कहाँ पे लिखी हुई मिलती है। तो ऐसी बात अपने को केवल और केवल जो मिलती है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। यानी मार्ग मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया, अधिनियमित किया गया, और इसे क्या किया गया था, आत्माप्रीत किया गया था। अंगीकार किया गया मतलब क्या, भारत के संविधान को अंग माना गया, भारत के संविधान को अंग माना गया। उसके बाद जो है पूछा गया अधिनियमित किया गया मतलब पारित किया गया। उसके बाद है आत्माप्रीत किया गया, इसका मतलब क्या है, लागू किया गया, इसे जो है वो लागू किया गया। तो ये अपने को मिलती है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। जितने शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए थे विस्तार से अपने जो है उन शब्दों की व्याख्या की, उन शब्दों को अपन ने पढ़ा, और इन शब्दों का मतलब क्या होता है वो भी अभी अपन जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है इसमें क्या संशोधन हो सकता है, या फिर प्रस्तावना में वर्तमान तक संशोधन किया गया तो कितनी बार संशोधन किया गया। क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। कब किया गया प्रस्तावना में संशोधन? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, एक बार संशोधन किया गया, एक बार संशोधन किया गया, और ये संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया, 1976 को किया गया। अब ये जो 1976 को किया गया था उस समय पूछा जाता है देश के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय। तो उस समय दोस्तों जो देश के प्रधानमंत्री थे, देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री या देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। देश के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो उस समय जो देश के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे
फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद। और इसी 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा संविधान या लघु संविधान की संज्ञा किस संविधान संशोधन को दी जाती है, तो छोटा संविधान, या पूछा जाता है लघु संविधान की संज्ञा किसे दी जाती है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को दी जाती है। अब अपने सामने प्रश्न आता है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 कौन कौन से शब्द जोड़े गए, 3 कौन कौन से शब्द जोड़े गए? एक शब्द जोड़ा गया समाजवाद, एक शब्द जोड़ा गया समाजवाद, दूसरा शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया, ये शब्द जोड़ा गया अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये एक सबसे अच्छा प्रश्न बनता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्दों का समावेश किया गया? 3 शब्दों का किया गया। कौन कौन से किए गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों का समावेश किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो अपने अलग अलग अभी शब्द पढ़े थे, और वो कौन कौन से पढ़े थे, वो अपने पढ़े थे संप्रभुसत्ता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। इन शब्दों का क्या मीनिंग निकलता है, इन शब्दों का क्या अर्थ निकलता है? तो देखिए पहला शब्द जो पूछा गया है या प्रस्तावना में लिखा हुआ मिलता है, वो मिलता है संप्रभुसत्ता। संप्रभुसत्ता, संप्रभुत्व संपन्न लिख सकते हो आप इसे, संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य, लोकतंत्र, गणराज्य, अखंडता जैसे शब्द अपने को मिलते हैं। देखिए इन शब्दों का अर्थ पूछा जाए तो इन शब्दों का अर्थ क्या निकलता है, यानी शब्द है संप्रभुत्व संपन्न। इस संप्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है दोस्तों? संप्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है भारत जो है वो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत जो है वो किसी भी अन्य देश का अंग नहीं है, अन्य देश का अंग नहीं है। भारत जो है वो अपने आंतरिक मामले में और भारत जो है वो अपने बाहरी मामले में बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र है। इसी बातों की व्याख्या कौन सा शब्द करता है? संप्रभुत्व संपन्न। यानी भारत जो है वो किसी भी देश के अधीन नहीं है, किसी भी बाहरी देश का अंग नहीं है। भारत अपने आंतरिक मामले में और भारत अपने बाहरी मामले में बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र है। ये बात कहता है संप्रभुत्व संपन्न। शब्द मिलता है समाजवाद। समाजवाद की जब अपने को परिभाषा मिलती है तो ये अपने को मिलती है आर्टिकल नंबर 39 बी और आर्टिकल नंबर 39 सी के अंदर। देश के साधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। देश के साधनों का, देश के साधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा, सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा।
भाग नंबर 4 में आर्टिकल नंबर 39 भी प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 39C क्या कहता है? देश में धन का केंद्रीयकरण नहीं किया जाएगा या धन के केंद्रीयकरण पर रोक लगाई जाएगी। केंद्रीयकरण पर रोक लगाई जाएगी सॉरी, ऐसी बात कौन कहती है? समाजवाद ऐसी बात कहता है। आर्टिकल नंबर 39C कहता है। आगे देखिए, अपने को शब्द मिलता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये जो अपना भारत है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं, राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म समान हैं। राज्य किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, बढ़ावा नहीं देगा। राज्य सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का आदर करेगा, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का आदर करेगा। ऐसी बात किस में लिखी हुई मिलती है? प्रस्तावना में लिखी हुई मिलती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, शब्द आता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र कौन सा तंत्र होगा? ऐसा तंत्र होगा जो लोगों का तंत्र होगा, ऐसा तंत्र होगा जो लोगों का तंत्र होगा। और इस लोकतंत्र की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों, लोकतंत्र की परिभाषा दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है वो लोकतंत्र की परिभाषा दी गई थी। और अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी थी? तो लोकतंत्र की परिभाषा दी थी जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होगा, जनता के लिए जो शासन होगा, उस प्रकार का शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उस प्रकार के शासन व्यवस्था को कहा जाता है लोकतंत्र कहा जाता है। फिर शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य शब्द का क्या मतलब होता है? गणराज्य शब्द का मतलब होता है भारत के अंदर जो सिस्टम बना रखा है या तो व्यवस्था जो बना रखी है, इसमें जो है किसी भी प्रकार की वंशानुगत व्यवस्था नहीं होगी। यानी भारत के अंदर जो है सम्राट का बेटा सम्राट नहीं बनेगा, राजा का बेटा भारत में राजा नहीं बनेगा। तो फिर कौन सी व्यवस्था है? व्यवस्था ये बना रखी है कि राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा यानी जो राष्ट्रपति होगा, इस राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। ऐसी बात कौन कहता है? ऐसी बात कहता है गणराज्य। उसके बाद आता है अखंडता। अखंडता जो शब्द है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। अखंडता शब्द का क्या मतलब होता है? अखंडता का मतलब होता है किसी भी सूरत में भारत के टुकड़े नहीं किए जाएंगे, किसी भी सूरत में भारत के टुकड़े नहीं किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। तो जितने शब्द इसमें लिखे थे सीक्वेंस में अपन ने पहले पढ़े। इन शब्दों की व्याख्या क्या हो सकती है वो भी अपन ने पढ़ी। व्याख्या के अंदर अपन ने पढ़ा संप्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है, समाजवाद का क्या मतलब होता है, पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, गणराज्य का क्या मतलब होता है, अखंडता जैसे शब्द जो है उनका क्या मतलब होता है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाए तो वो भी अपन ने पढ़ा। अब देखिए प्रस्तावना से संबंधित अपन और किन किन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है या प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। पहली बात तो ये है, क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है क्या? अंग है क्या? प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है क्या? ऐसी बात किसने कही थी? प्रस्तावना संविधान का अंग है।
ऐसी बात कही थी एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। दूसरी बात ये किसके द्वारा कही गई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कही गई थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अब अपने सामने प्रश्न देखिए किस प्रकार पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है किस विवाद के अंदर ये बात कही गई थी? प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है और प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है। तो दोस्तों एक विवाद होता है और विवाद जो था वो कौन सा होता है? 1960 का, 1960 के अंदर एक विवाद होता है और विवाद का नाम था बेरूवाड़ी विवाद। विवाद का नाम था बेरूवाड़ी विवाद। पश्चिम बंगाल की एक जगह थी बेरूवाड़ी, उसका ये विवाद था। इस विवाद के अंदर कहा गया था और इस विवाद में क्या कहा गया था? प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना ना तो भारत के संविधान का अंग है, यानी इसका उल्लेख ना तो किसी अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, ना इसका किसी भाग के अंदर उल्लेख मिलता है, ना कहीं और पर इसका उल्लेख मिलता है। तो प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। ऐसा कब कहा गया था? किस विवाद में ये बात कही गई थी? ये कही गई थी बेरूवाड़ी विवाद 1960 के अंदर। फिर जो है उसके बाद में फिर एक विवाद और वो था 1973 का मामला। 1973 का था केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। 1973 का ये मामला था। इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या बात कही गई थी? इसके अंदर बात कही गई थी और बात कही गई थी प्रस्तावना भारत के संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना भारत के संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। भारत के संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग है, ये बात कही गई थी। इस विवाद में और क्या बात कही गई थी? इस विवाद में कहा गया था प्रस्तावना भारत के संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, ये बात कही गई थी। और साथ में इसके अंदर क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था प्रस्तावना में उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, यानी किस आर्टिकल के द्वारा संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा। जिस प्रकार भारत के संविधान के अन्य भाग में संशोधन किया जाता है, उसी प्रकार जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसमें कहा गया कि आप संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन प्रस्तावना का जो मूलभूत ढांचा है, प्रस्तावना का जो मूलभूत ढांचा है, जो प्रस्तावना की बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते। जिन भावनाओं पर, जिन विचारों पर, जिन बातों पे प्रस्तावना टिकी हुई है, आप उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। बाकी आप संविधान की प्रस्तावना के अंदर आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा संशोधन कर सकते हो। तो ये दो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। किस विवाद में ये बात कही गई थी? प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है, बेरूवाड़ी विवाद 1960। किस विवाद में ये बात कही गई थी? प्रस्तावना भारत के संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, ये बात कही गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद के अंदर कही गई थी। अब देखिए अपने सामने और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रस्तावना से संबंधित। प्रस्तावना में भारत जैसे शब्द कितनी बार मिलते हैं? प्रस्तावना में भारत जैसे शब्द कितनी बार मिलते हैं? भारत जैसे शब्द कितनी बार मिलते हैं? तो प्रस्तावना में भारत जैसे शब्द 2 बार मिलते हैं।
प्रस्तावना के अनुसार भारत की वास्तविक शक्ति जो है, ये वास्तविक शक्ति किस में निहित है? तो प्रस्तावना के अनुसार वास्तविक शक्ति जो है जनता में निहित है, जबकि जनता जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया या प्रयोग नहीं किया गया। कौन सा शब्द जनता की जगह रखा गया? लोग शब्द का प्रयोग जनता के लिए किया गया। हालांकि प्रस्तावना में नागरिक शब्द का भी उल्लेख मिलता है अपने को। तो प्रस्तावना के अंदर लोग शब्द कितनी बार मिलता है? तो दोस्तों लोग शब्द अपने को एक बार मिलता है। नागरिक शब्द कितनी बार मिलता है? तो नागरिक शब्द भी अपने को कितनी बार मिलता है? एक बार अपने को मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन भी अपन ने जो है वो पढ़ी प्रस्तावना के बारे में। और ऐसे कौन से प्रश्न हो सकते हैं जो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित अपने से पूछे जा सकते हैं? 2-3 और अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रस्तावना से संबंधित। देखिए कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा था या अलग अलग लोगों ने संज्ञाएं दी थे। तो देखिए वो कौन कौन से संज्ञा दी थे संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? N.A. पालकीवाला के द्वारा। N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान की आत्मा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक कुंडली किसके द्वारा कही गई? के.एम. मुंशी के द्वारा कही गई। के.एम. मुंशी के द्वारा कही गई। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा कहा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आंख, संविधान की आंख किसके द्वारा कहा गया? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती 1973। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी किसके द्वारा कहा गया? अर्नेस्ट बारकर के द्वारा कहा गया। ब्रिटिश विद्वान अर्नेस्ट बारकर के द्वारा कहा गया। तो ये भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों? प्रश्न पूछ लिया जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना को और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा कहा गया? N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया। संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया? पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। संविधान की राजनीतिक कुंडली किसके द्वारा कहा गया? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया। और अक्सर एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है। उसके बाद है संविधान की आंख किसके द्वारा कहा गया? केशवानंद भारती के द्वारा 1973 में। संविधान की कुंजी किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान की कुंजी जो है
वो कहा गया था अर्नेस्ट बारकर के द्वारा। तो जितने संविधान की प्रस्तावना से संबंधित दोस्तों प्रश्न बन सकते थे, सारे के सारे अपन ने प्रश्न पढ़े जो महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बन सकते थे। प्रस्तावना देखिए अपन ने शुरू की थी कहाँ से, यहाँ से। कहाँ से ली गई? अमेरिका से, फिर ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई, किसके द्वारा रखी गई थी वो पढ़ी। इसमें जो है अपने प्रस्तावना शुरू कहाँ से होता है वो पढ़ा। न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता, समता अपन ने पढ़ी, एकता, अखंडता और बंधुत्व की अपन ने बात की। उसके बाद जो है अपने 26 नवंबर 1949 ये पढ़ा। संशोधन कितनी बार होता है? 1 बार। कौन से शब्द जोड़े गए थे वो भी अपन ने इसमें पढ़े थे। इसके अलावा जो है एक शब्द थे, और कौन से शब्द थे? वो शब्द थे संप्रभु सत्ता संपन्न, प्रभुत्व संपन्न अपन ने पढ़ा, समाजवाद अपन ने पढ़ा, इसकी परिभाषा पढ़ी, पंथ निरपेक्षता की पढ़ी, लोकतंत्र की पढ़ी, गणराज्य की पढ़ी, और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया ये भी पढ़ा, और इसकी अपन ने परिभाषा भी पढ़ी। उसके बाद देखिए 2 विवाद अपन ने पढ़ी। किस विवाद में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है वो पढ़ा, किस में कहा गया नहीं है वो अपन ने पढ़ा। जितनी जानकारियां इसके बारे में हो सकते थे, किन किन लोगों ने जो है इसके बारे में विशेष बातें कही थी वो भी अपन ने पढ़ी। एक प्रश्न और बचता है, और वो कौन सा बचता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने देशों से प्रभावित है? तो सबसे पहले तो प्रस्तावना अपन ने पढ़ी। हम भारत के लोग कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। यहाँ से भी तो प्रस्तावना प्रेरित है। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, ये भी अपन ने पढ़ा। उसके बाद प्रस्तावना में अपन ने पढ़ा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और अपन ने पढ़ा था राजनीतिक न्याय। तीनों प्रकार के न्याय अपन ने पढ़े थे। कहाँ से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे सोवियत संघ से। सोवियत संघ, सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए थे। उसके बाद जो पूछा जाता है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, बंधुत्व, ये किस क्रांति का नारा था या कहाँ से लिए गए दोस्तों? तो ये लिए गए थे फ्रांस से। तो यहाँ से अपने कहें कि 4 देशों के संविधान से प्रेरित रहती है भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो जितने पहलू हो सकते थे उतने सारे अपन ने पहलू पढ़े। अंत तक क्लास लगाइएगा दोस्तों। और ये सीरीज अपन ने स्टार्ट की है, भारत के संविधान के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे उसमें कंप्लीट अपन करेंगे। इसके अलावा आज अपन ने पढ़ा है कि प्रस्तावना क्या है, वो सारा अपन ने टॉपिक पढ़ा है। कल मैं आपके सामने प्रस्तावना से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो लेके आऊँगा। तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एएलपी की, टेक्नीशियन की, इसके अलावा जो है एसएससी की जो आने वाली वैकेंसियां हैं उनके लिए महत्वपूर्ण या रामबाण आपके लिए ये क्लास साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।